जो सीबीजी इंडस्ट्री है उसका क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर? सीबीजी इज फ्यूचर एनर्जी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सप्लायर फाइनलाइज करने के टाइम पे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या लोग अक्सर गलतियां कर रहे हैं? जब आप ये बिजनेस में एंटर करते हो तो आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या नहीं पता और क्या क्या ऐसी चीजें होनी है कि ये बिजनेस में आने के लिए आपको पता होना जरूरी है। और कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे यू शुड गो एंड पार्टनर विद समबडी हु इज एक्सपर्ट इन दैट। कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, जो चल रहा है वो लगाना है। हमको कोई इंडस्ट्री का पायनियर नहीं बनना है। बराबर। हमको बस अपने बिजनेस का रिटर्न निकालना है। बाइंग अ प्लांट और सेटिंग अप अ प्लांट इज लाइक गेटिंग मैरिड। तो आपके साथ कितने भी लोग जाए, आपको ही देखना है, आपको ही पसंद करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको उसके साथ रहना है। इंडिया में सीबीजी का क्या फ्यूचर है और सीबीजी इन्वेस्टर को सप्लायर फाइनल करने के टाइम पे क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें उनको पता होनी चाहिए, उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट है जो कि SSCPL टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की जानी मानी और नामांकित कंपनी है जो इथेनॉल टेक्नोलॉजी एंड इथेनॉल प्लांट सप्लाई करती है। ग्लोबली 100 से ज्यादा जो प्लांट वो सप्लाई कर चुके हैं और उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जो कि ईगल लीप बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है और उसको लीड कर रहे हैं हमारे गेस्ट भरत कड़ू जी। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। तो सर हमारे जो व्यूअर है उनको बताइए कि सीबीजी इंडस्ट्री है उसका क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर? सीबीजी जो है, सीबीजी इज फ्यूचर एनर्जी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इट इज वन एंड वन रिप्लेसमेंट फॉर CNG और नेचुरल गैस जो हमारी इंपोर्ट हो रही है। आज के डेट में लगभग हमारी 45 से 55% नेचुरल गैस जो है वो बाहरी देशों से इंपोर्ट होती है। अच्छा। और हमारे जितने भी फर्टिलाइजर्स है या बहुत सारे बायोकेमिकल जो है उसका जो बेस्ट मटेरियल है वो हमारा नेचुरल गैस है। अच्छा। तो ये हमारा इकोसिस्टम में काफी मायने रखती है CBG और दी नेचुरल गैस टू बी वेरी स्पेसिफिक। और जितना भी हम डोमेस्टिकली कर पाएंगे उतना विल बी सेविंग इन द फॉरेक्स। दूसरी चीज एज एन कंट्री हम लोग बहुत बड़ी कंट्री है जो अलग अलग तरीके के वेस्ट जनरेट करती है और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास CBG एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सारे जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं जो आज के डेट में एक लो वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं या न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उनको एक एनर्जी में कन्वर्ट करे और हमारा जो एनर्जी का फ्यूचर है उसको एक कहीं हद तक सिक्योर करे गोइंग फॉरवर्ड। और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग देयर आर द रिपोर्ट्स व्हिच सेज कि वी कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट अप टू लेट्स से 60 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू समथिंग क्लोज टू 40 to 45 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ गैस इक्विवेलेंट। अच्छा। या नेचुरल गैस इक्विवेलेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। बट इसमें क्या है ना, अलग अलग फीड स्टॉक है, जैसे एग्रो रेसिड्यू है, आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, काउडंग है, एनर्जी क्रॉप्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज के वेस्ट है। ये सब मिल मिला के ये सारी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि ये अगर अलग अलग टाइप के वेस्ट है तो मैं each and every gram of waste I cannot go and collect. अच्छा। So there is a term called accessibility to the waste या फिर ऐसा potential जो addressable potential है। अच्छा। So after lot of expert ने study करके एक नतीजे पे पहुंचे है कि हम even we are like very conservative, we can definitely go and hit somewhere close to 15 to 20 million metric ton equivalent. अच्छा अच्छा। और 15 to 20 million metric ton आप पकड़ लीजिए। मुझे हमेशा नेचुरल गैस के ऊपर 25 से 50% एडिशनल माइलेज मिलती है एज अगेंस्ट पेट्रोल। अगर मैं वो एनालॉजी ड्रॉ करूं तो आप पकड़ लीजिए कि मोटा मोटी मैं 25 से 30 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोल इक्विवेलेंट एक रिप्लेसमेंट दे सकता हूँ। क्या बात है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अस एज एन कंट्री, फॉर एवरीबडी इन द वैल्यू चेन। जो भी लोग है, मतलब फार्मर्स है, प्रोसेसर है, एग्रीगेटर है या आपका ऑयल एंड गैस कंपनीज है, उनके लिए का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अनर्थ हुई है। एंड इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि काफी कॉम्प्लेक्स है। थिंग्स आर बीन प्रूवन ग्लोबली। हमको बस अपनी लोकल सिचुएशन को समझकर यहाँ पे वो चीज
इसको रिप्लिकेट करना है परफेक्ट और अलाइन करना है। और जितना बारीकी से हम अपनी सिचुएशन को समझेंगे और जितना सफाई से इसको अलाइन कर पाएंगे, उतना जल्दी हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। परफेक्ट है सर। तो सर मुझे ये बताइए कि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आप लगभग 2006 से जुड़े हुए हो, तो इसको बोलते हैं लोग वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू एनर्जी, लेकिन वेस्ट जो है ना वो चैलेंज है, फीड स्टॉक है वो चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। तो आपके हिसाब से जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, इन्वेस्टर है, सीबीजी प्लांट डालना चाहता है, उसको ये फीड स्टॉक के बारे में, वेस्ट के बारे में, इसके प्लस एंड माइनस A to Z क्या जानना चाहिए, क्या चीजें उसको मालूम होनी चाहिए सर? सबसे पहले सर वो ये चीज जान ले कि देयर इज नथिंग व्हाट इज बीन कॉल्ड वेस्ट। अच्छा, आपका इंटरेस्ट क्या है ना, अच्छा, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा है, आप क्या देखते हो, अच्छा, वो दूसरे के लिए वेस्ट हो सकती है, हमारे लिए वेल्थ है। बराबर है। हाउ यू सी दिस। एंड जैसे अगर मैं कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री देखता हूँ सीबीजी, तो अक्रॉस द ग्लोब कोई भी फीड स्टॉक हो, आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बराबर। उसमें हमेशा 4 चीजें होती है। अच्छा, एक होता है आपका पानी, जो आपका सोर्स जो है वेस्ट का, वो हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपका एग्रो रेसिड्यू है तो हो सकता है 10 से 15% हो, कभी कभी 20 या 25% भी हो। वही मैं MSW फूड वेस्ट देखता हूँ, तो वो 25 मतलब 70 से लेके 80% तक भी हो सकता है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आपका जो वेस्ट का सोर्स है या जिस प्रकार से उसको कलेक्ट किया जाता है, वो हिसाब से वो वेरी होता रहता है। बराबर। दूसरी चीज होती है जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, कि अगर मैं पानी निकाल दूं तो ड्राई मैटर बचता है। ये ड्राई मैटर में 3 चीजें होती है। एक होती है ऐश। ऐश मतलब आप पकड़ लीजिए सैंड, या सैंड है या जो भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये चीज का कभी बायोगैस नहीं बनता। बराबर है, राइट। तो 2 चीजें हो गई। जो बची 2 चीजें हैं, तो जब मेरा फीड स्टॉक किसी प्लांट बेस से आता है, ऑर्गेनिक बेस से आता है, तो जो भी आपका मतलब वुड है या एग्रो रेसिड्यू है या फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर ना एक स्ट्रेन चाहिए होती है। और हमको भी पता है कि हम लोग है ना मैदा ऐसी चीजें नहीं खाते, और वो अच्छी नहीं होती। वो इसलिए अच्छी नहीं होती कि उसके अंदर फाइबर नहीं होते। तो ये जो फाइबर जो होते हैं या ये जो चीजें होती है जो इसको पकड़ के रखती है, स्ट्रेंथ देती है, उसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन, बराबर। सो लिग्निन इज लाइक आपका जो ये पिलर है, तो पिलर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट। उसके साथ एक सरिया भी है जो ये पिलर को पकड़ के रखा हुआ है। तो लिग्निन आपका बायोमास का सरिया है। परफेक्ट। और वो सरिया का कभी बायोगैस नहीं बनता। अच्छा, तो 3 चीज तो निकल गई। 3 चीजें जो बची है, वो चीजें जो होती है उसका बायोगैस बन सकता है। अच्छा, राइट। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि मेरे पास ना कोई एक फीड स्टॉक है जिसके अंदर 70% पानी है, 10% ऐश है और 10% लिग्निन है। तो मैं एक सिंपल मैथ अगर लगा लूं, तो 1 टन अगर मैं फीड स्टॉक लेता हूँ और 30% अगर सॉलिड है उसमें, तो 300 किलो मेरे को सॉलिड मिल रहे हैं। उसमें से 30 किलो मतलब 10% मेरा ऐश हो गया, और 30 किलो मेरा हो गया लिग्निन। जो बचा 240 किलो है, दैट्स द ओनली कंपोनेंट जिसका गैस बनेगा। अच्छा, तो अगर आपको प्लांट मतलब कोई भी प्लांट के बारे में सोचना है या किसी भी फीड स्टॉक के बारे में सोचना है, तो आपको ये देखना है कि मेरा जो फीड स्टॉक है, इसमें ये जो बचा हुआ कंपोनेंट है जो बायोगैस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, वो कंपोनेंट ज्यादा हो। बरोबर है, राइट। अभी क्या है ना सर, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है कि जिसकी 90%, 95% या 99% कन्वर्जन एफिशिएंसी हो। ऑर्गेनिक है, जैसे मेरा डाइजेस्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो जितना पचा पाएगा उतना ही आउटपुट दे पाएगा। और इसमें जैसे मान लीजिए कि जितना भी है, तो बाय एन एवरेज ग्लोबली 55% से लेके 75% तक ये कन्वर्ट कर पाता है काफी इफेक्टिवली। अच्छा, जो है उसमें से भी 55%, हाँ, से 75%। और ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका फीड स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अच्छा, जैसे अभी ये सरिया है, इसमें M15 का भी आता है, M35 का भी आता है। जितना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रांग होगा, उतना ही कम एक्सेस होगा। परफेक्ट, राइट। तो जितना ज्यादा मेरा माइक्रोब जाके उसको खा पाएगा, जितना ज्यादा एक्सेस कर पाएगा, उतना ज्यादा वो कन्वर्ट कर पाएगा। परफेक्ट है सर। तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी, आपका फीड स्टॉक टू फीड स्टॉक ये वेरी होता है, बट एन एवरेज साइज और द
a typical digester across the globe can convert very effectively around 55 to 75%. बराबर। Anybody doing more than 75%, so there are certain feedstock जिसकी डिग्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये चीजें एक्सेप्शनल होती है। और ऐसे फीडस्टॉक जो है वेरी हार्ड टू डिग्रेड। कल आके अगर किसने एक मतलब टिकुड का पाउडर लेके आया मेरे पास, देन इट विल बिकम बट जो एवरेज मेजॉरिटी फीडस्टॉक है दे फॉल इनटू 55 टू 75%। अच्छा। तो जो भी बंदा ये प्लांट खरीदने की कोशिश कर रहा है, और क्लेम कैन बी एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो क्या करे कि एक अच्छी एजेंसी से अपना फीडस्टॉक के पैरामीटर एनालाइज कर ले। बरोबर। और ये पैरामीटर में आप पकड़ लीजिए 1 मीटर क्यूब जब बायोगैस बनती है तो मैक्सिमम 1.1 टू 1.3 kg उसका वेट होता है। बरोबर। राइट। तो कोई भी बायोगैस है, मतलब अगर 1 किलो खाएगा डिवाइड बाय 1.1 या 1.3 बेस अपॉन आपका रेफरेंस लेवल क्या है। वी विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी, बट आपके जो गैस के रेफरेंस लेवल क्या है, आइदर यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1.1 और अप टू 1.3। आपका कंपोजिशन के हिसाब से ये चीजें वेरी होती है। तो आप वो 1 किलो को जैसे ही डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई 1.75 से लेके 0.9-0.95 मीटर क्यूब गैस बनेगी, जिसके अंदर 50 से लेके 60% तक का मीथेन होगा। अच्छा। राइट। तो कोई भी लेमैन आज के डेट में पकड़ लेता है कि मेरे पास भाई 200 किलो अभी ये ऑर्गेनिक है, इसका 65% कन्वर्ट होगा और उसका मैं अगर डिवाइड कर लूंगा तो इतना गैस बनेगा। बराबर। प्लस माइनस 10% हियर एंड देयर। अच्छा। बराबर। इज इन द रेंज। कोई अगर वो रेंज के बाहर बोलता है ना, यू शुड गो टू अनदर डॉक्टर। परफेक्ट है सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब मिस कमिटमेंट दे रहा है। और क्या है ना सर, नेचुरल टेक्नोलॉजी के अंदर ना चीजें डिफिकल्ट नहीं होती, बट आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी भाषा में समझना जरूरी है। और जिस दिन आप समझ लोगे कि ये चीजें क्या है, तो जाने अनजाने में आप ये चीजें समझोगे कि हमको क्या क्या नहीं समझता। मतलब 30-40 करोड़ 50 करोड़ डालने के बाद समझने से अच्छा है कि पहले समझ ले। बरोबर है। और जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राइट टाइम टू गो एंड प्लेस एन पीओ on any supplier of your choice is the time when you know what you don't know। बरोबर है। आपको क्या पता नहीं वो जान लो तो बात हो खत्म हो गई। क्योंकि जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या पता नहीं है, आपको पता करने में आसानी होती है। आसानी। बरोबर है। बरोबर है। परफेक्ट। अदरवाइज जहां पे आप अपने आप को समझाते हो कि भाई नहीं मैं कर लूंगा, so those are the point 90% of the time hit back to you। परफेक्ट है। your business model। परफेक्ट है सर। तो आपने फीडस्टॉक के बारे में अच्छा कैलकुलेशन सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब ये भी बताइए कि कौन कौन से फीडस्टॉक है, जैसे अभी नेपियर के बेस पे काफी प्लांट्स आ रहे हैं, तो एक ये है, उसमें भी क्या आउटपुट आएगा और क्या फीडस्टॉक जो है उसका क्या प्रोपोर्शनेटली हमें काम करना चाहिए, 100% नेपियर पे जाना चाहिए या मिक्स में जाना चाहिए, किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? सर इसका एकदम सिंपल आंसर है। जब हम घर में खाना खाते हैं तो मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा आज सिर्फ चावल खाएगा, कल दाल खाएगा, परसों मतलब सब्जी खा लेगा, और उसके बाद ना रोटी भी खा लेगा। बराबर। सो आपका जो डाइजेस्टर है ना, दे आर लाइक अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अच्छा। उनको हर चीज बैलेंस में चाहिए। बराबर। राइट। सो परफेक्ट डाइजेस्टर वही यही होता है, या फिर ऐसा प्लांट होता है, परफेक्ट प्लांट वही होता है जहाँ पे आप चीजें बैलेंस में दे दो। बराबर। एंड लाइक आवर फूड, कोई ऐसा फूड नहीं है कि जो सर्वगुण संपन्न हो। बराबर। कोई चीज फाइबर में ज्यादा है, कोई चीज प्रोटीन में ज्यादा है, कोई चीज कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा है। परफेक्ट। और आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है या आपका जो डाइजेस्टर का रिक्वायरमेंट है या आपका जो डिजाइन है, उसके हिसाब से यू नीड टू गिव द बैलेंस फीड। परफेक्ट। जैसे मोस्टली आपके जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं, तो उसका पर्पज ये होता है कि आप एक ग्रेन बना लो जो प्रोटीन रिच हो, कार्ब रिच हो, और फाइबर भी हो। तो ऑब्वियसली अगर मेरा पर्पस है, जो पर्पस के लिए बना है, तो आप देखिए सारे ग्रेन्स है ना कार्ब में रिच होते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट अच्छा ज्यादा होता है। एंड जो चीजें ग्रेन में आती है ना, उसका एक सर्टेन पोर्शन कम्स इनटू देयर स्टैक्स। राइट। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर आई टेक एग्री रेसिड्यू और समथिंग, आपके नाइट्रोजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट है उसमें वो कम होते हैं। तो आप देखो सारे जो आपके एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं उसके C/N रेशियो काफी हाई होते हैं। हाई मतलब क्या, नाइट्रोजन कम। राइट। वही अगर मैं बाकी चीजें पकड़ लूं, जैसे मान लो फूड वेस्ट पकड़ लूं, फूड वेस्ट खाने के लिए
तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन रिच होता है। अगर मैं आपका पोल्ट्री लीटर पकड़ लूं, तो पोल्ट्री है या कोई भी आपका लाइव स्टॉक का वेस्ट है, द लाइव स्टॉक का जो पर्पज होता है इज टू प्रोवाइड प्रोटीन सप्लीमेंट। तो ऑब्वियसली उनके जो वेस्ट है उसमें प्रोटीन ही आएगा, राइट। तो उसमें उसके C/N रेशो काफी कम होते हैं, क्योंकि अमोनिया ज्यादा, प्रोटीन इज लाइक जैसे डाइजेस्ट होता है तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। सो बेस्ड अपॉन योर लोकेशन आपको एक चीज जाननी है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, दैट शुड नॉट बी अ डेट्रीमेंटल। सो अ रूल ऑफ थंब इज दैट इफ यू कैन सोर्स योर फीड स्टॉक विद इन 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर फीड स्टॉक कम्स फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ फीड स्टॉक, a small portion is from transport, and a small portion like a storage, handling, something like that. So you must see कि ये जो फीड स्टॉक्स है आपके वो इस कसौटी पे कैसे उतरते हैं। There are 4-5 ways how you can select the feedstock for your plant. सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के 25 किलोमीटर से बीच में है तो आपको वो आसानी होती है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, विंडो ऑफ अवेलेबिलिटी, बरोबर, कि साल में वो कितना टाइम अवेलेबल है। तो ये क्या करती है, आपका कलेक्शन कॉस्ट और आपका स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट को कंट्रोल रखती है, बरोबर, राइट ना। और मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये जो स्टोरेज, हैंडलिंग एंड एक्सेस टू फीड स्टॉक जो है ना, ये हमेशा छोटे जो प्लांट्स है या लेसर कैपेसिटी के प्लांट्स में ये चीजें इग्नोर हो जाती है, और ये हिडन कॉस्ट है दैट कम्स टू यू एंड हिट यू लाइक एनीथिंग, बरोबर। एंड बहुत सारे प्लांट में मैंने देखा है कि सप्लाई चेन स्टेबल नहीं है, दैट हैज इम्पैक्ट ऑन योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बरोबर। और अगर मैं अगर एक 10 टन का प्लांट डालता हूँ और किसी भी EPC को अगर 10 टन इक्विवेलेंट फीड स्टॉक नहीं दे पाता, and you can also understand, you would like to be very fair on supplier, कि भाई जो दे रहा है अगर उसको उसका जो सप्लाई है फीड स्टॉक का वो अगर नहीं मिलता है तो he cannot be there for lifetime till you manage your supply chain. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर कैपेसिटी में और आपका जो डीम्ड हैंडिंग ओवर है वो क्लॉज में सप्लायर निकल जाता है, बराबर, राइट। और जैसे सप्लायर निकल जाता है और आप वो सप्लाई चेन कर पाते हो, तब आपको पता चलता है कि भाई ये ले नहीं रहा लोड। सो इट इज नॉट anyone's fault, but you should calculate all those things. It's not about anybody, क्योंकि everybody is learning in this value chain, and everybody is doing the things with right intent. बरोबर। तो ये क्या है ना, वो लर्निंग भी है। इवन अगर मैं भी कोई चीज सप्लाई करता हूँ, मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। मैं जब पहली चीज करूंगा तो मैं उससे कुछ सीखूंगा, आइदर जो चीजें हैं विदाउट इम्पैक्टिंग योर बिजनेस मैं दूसरी जगह पे करेक्ट करूंगा। वो अगर आपको आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है बेस्ड अपॉन माय फिलोसॉफी ऑफ डूइंग बिजनेस, आइदर आई विल चूज टू करेक्ट इट देयर at my cost or at your cost, whatever it is, but no, everybody supplies that with the right intent, perfect है सर, right, based upon their kind of a thing. So एक तो सबसे पहले कि आपके जो सप्लाई चेन है और ये इसका विंडो ऑफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि it will not be hard on your pocket. दूसरा, there has to be access to the feedstock. इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इफ यू जस्ट गो एंड चेक द पोटेंशियल ऑफ CBG, अ सिग्निफिकेंट चंक इज कमिंग फ्रॉम एनिमल वेस्ट, लाइव स्टॉक वेस्ट। अच्छा, जैसे काउडंग आ गया इसके अंदर, आपके पोल्ट्री और ये सारे वेस्ट आ गए। इफ आई गो टू यूरोप एंड US, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिल्क फार्म्स होते हैं जहाँ पे 20-20, 25-25, 40-40 या 1 लाख गाय होती है। तो आई हैव द पॉपुलेशन विद इन द कन्फाइंड स्पेस, तो मैं जाके इफेक्टिवली मशीनरी के साथ कलेक्ट कर पाता हूँ। आज यहाँ पे मेरी कितनी गाय वो गौशाला में होती है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ थिंग्स वो सुबह छोड़ के वो चरा के लेके आते हैं। तो वो फीड स्टॉक को कलेक्ट करने के लिए हाउ आई कैन गो एंड हैव एक्सेस टू दैट। तो आई मे बी 100% रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दैट लाइव स्टॉक फीड स्टॉक ना इज नॉट एक्सेसिबल, बराबर। सो यू नीड टू सी कि जो भी फीड स्टॉक आपने चुना है उसको आपको अनइंटरप्टेड एक्सेस होना चाहिए, जो आप विथ योर अवेलेबल रिसोर्सेज आप जाके उसको कलेक्ट कर पाओ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होनी चाहिए सर कि आपके जो फीड स्टॉक होते हैं ना, दे हैज टू बी फेयरली स्टेबल।
अगर वो पेरिशेबल होते हैं तो यू नीड टू प्रिजर्व देम, एंड वॉट एवर यू डू विद द फीड स्टॉक और एनीथिंग, द कॉस्ट इज गेटिंग लोडेड ऑन योर ऑपेक्स। बरोबर है। जैसे मान लीजिए फूड वेस्ट है, अगर मैं घर में ही 2 दिन फूड वेस्ट नहीं रख सकता, इट स्टार्ट स्मेलिंग, सो जैसे आता है यू हैव टू कंज्यूम दैट। ये आपके प्रेसमड हो गए, इवन बहुत सारे ऐसे फीड स्टॉक है जैसे आते हैं तो विद इन लाइक 48 आवर्स और 24 आवर यू हैव टू कंज्यूम इट। अगर आप उसको स्टैक करके नहीं रख सकते और अगर आपको रखना है, so you need to use some enzymes, you need to put some capex, आपको एक अलग तरीके से स्टोर करना है। जैसे आप पकड़ लीजिए कि एनर्जी क्रॉप्स यूरोप के अंदर जब बर्फ पड़ती है तो 4-4, 6-6 महीने बंकर में स्टोर करते हैं, तो उसका कैपेक्स है, राइट, उसका हैंडलिंग का ऑपेक्स है। सो एवरीथिंग व्हाट यू स्पेंड on your production get added to your OPEX। मैं तो मजाक में बोलता हूँ सर, आप आपके वॉचमैन को चाय पिलाते हो ना, वो भी खर्चा है, वो भी जोड़ना है आपको। बराबर है, जोड़ना है। So एक राइट बिजनेसमैन adds all his cost to his cost of production। बराबर। तो मैंने जो इंडस्ट्री में देखा है, I don't know whether it is this section or not, जिसको अपने खर्चे का क्लैरिटी नहीं होता ना, उसका IRR हमेशा बड़ा होता है, बराबर। और जो बड़े लोग हैं जिनके पास ना वो एक्सपर्टीज होती है, हर एक चीज छोटी छोटी रखते हैं, तो उनके IRR हमेशा कम होते हैं। और ये जो लोग हैं जिनके IRR कम होते हैं ना, दे ऑलवेज गो एंड अचीव दोस IRRs, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बारिंग सर्टेन एक्सेप्शंस अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, किसी ने वो अपना TPR का IRR अचीव करता हुआ मैंने तो नहीं देखा है। And see, all these things ना, मतलब जो भी ये वैल्यूएशन का जो लैकुना है ना, अल्टीमेटली इट हिट बैक टू अ सिस्टम। सिस्टम में आप अकेले नहीं हो, आपका फीड स्टॉक सप्लायर है, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपका ऑफ टेकर है, एंड द पर्सन जिसने आपको पैसा दिया है, बैंक है, राइट ना, ये पूरा इकोसिस्टम है। वो फार्मर है, कल जाके आपने ऑपेक्स में कोई चीज मिस कर ली, सो ऑब्वियसली आपका ऑपेक्स बढ़ गया, एंड व्हेन योर प्लांट इज नॉट फिजिबल और ऑपेक्स अगर ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे। और मैं अगर ऑपेक्स का ब्रेकअप देखता हूँ सर, तो लगभग 55 to 70% ऑपेक्स इज कमिंग फ्रॉम योर पावर एंड फीड स्टॉक। तो मैं बचे हुए 30% में चाहे जो भी कर लूं, मैं मैन पावर 0 कर लूं, मेरे मेंटेनेंस 0 कर लूं, स्टिल आई विल बी एट 70% ऑफ इट। और कल जाके अगर मेरी पावर, मेरी फीड स्टॉक की प्राइसेस 15-20% से भी इधर उधर होती है ना, योर एंटायर बिजनेस मॉडल गोज फॉर अ टॉस। बराबर है। तो आपका जो सेंसिटिविटी एनालिसिस काफी जरूरी होता है जब आप ये फीड स्टॉक के लिए करते हो। तो आपकी जो फीड स्टॉक की वैल्यू चेन है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। मेनी टाइम्स फीड स्टॉक के अंदर ना, जैसे आपने बोला वेस्ट टू वेल्थ, तो जब तक आप उससे वेल्थ नहीं बनाते ना, वो सामने वाले के लिए वेस्ट होता है। बराबर है, परफेक्ट। और जब तक वो सामने वाले को पता नहीं चलता है आप पैसा बना रहे हो ना, वो आपको डर्ट चिप रेट पे देता है। एंड देयर आर बीन न्यूमरस एग्जांपल्स कि आपने प्लांट डाला, 1 रुपए की चीज 10 रुपए की होगी, बराबर, या वो आड़ गया, या कि भाई मैं काउडंग आपको नहीं दूंगा, भले मैं उसको ऐसा कैसा रखूं, मेरे को 0 मिले मगर आपको नहीं दूंगा, बराबर है। इवन आपके जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, सेम थिंग। एंड यू आप अगर पंजाब घूमते हो, हरियाणा घूमते हो, जो चीजें मतलब जब हम लोगों ने शुरू करा था कि हमको 1 रुपए में मिलेगी, 1.25 रुपए में मिलेगी, आज के डेट में 4 रुपए, 4.5 रुपए, 5 रुपए, आपको कभी कभी 10 रुपए में मिलते हैं। So you can see how the business model and the sensitivity varies. So as a buyer, आपको ये चीजें काफी ओपनली देखनी है। ये पॉसिबिलिटी भी काफी मतलब बारीकी में स्टडी करनी है कि आप ये जो डायनेमिक्स है फीड स्टॉक प्राइसिंग का, सप्लाई चेन का, उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर पा रहे। बराबर है, मतलब परफेक्ट है। अगर फीड स्टॉक में आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो लास्ट में आपका प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा। हाँ, और आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी है, जिसको आज आप फीड स्टॉक बोल के देख रहे हो ना, हो सकता है 5 साल बाद वो आपका फीड स्टॉक ना हो।
वो कैसे, वो समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आज मैंने कुछ तो कैलकुलेशन कर लिया कि भाई मेरी नेपियर ग्रास है या कोई तो XYZ इंडस्ट्री का वेस्ट है या क्रॉप का वेस्ट है। आज मुझे विजिबिलिटी है कि आज मुझे वो 2 रुपए में मिलेगा और अगले 20 साल में 5% के CAGR से मेरा CA उसको एक्सेल में खींच लेगा। और जैसे फार्मर को पता चल गया मेरा 20 साल का जो प्राइस है ना वो 5 साल में आ गया है, तो आई विल बी अ डेडलॉक। भले ही मेरा प्लांट इज ऑपरेटिंग फाइन, everything is well and good, I am achieving that efficiency, everything is well and good, but ये जो फीडस्टॉक वाला चैलेंज है, आई हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर सम सॉल्यूशन। तो हो सकता है मैं कोई ऐसा फीडस्टॉक दूं कि जो अबंडेंस में अवेलेबल हो एंड एटलीस्ट मेरे को अगले 5-6 साल की विजिबिलिटी है। सो व्हेनेवर यू डिजाइन योर प्लांट ना, सो यू शुड गिव द राइट इनपुट टू अ सप्लायर और वो उसको प्रोसेस करे। अगर आपका इनपुट सही नहीं है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो और मान लीजिए आपके सीने में दर्द है, आप उसको बोलते हैं सर मेरा घुटना काम नहीं कर रहा, और आप सोचते हो कि यार ये तो एक्सपर्ट है, वो जान लेगा कि सीने में दर्द है। यू आर नॉट हियर टू टेस्ट हिज स्किल। बराबर, आपको जो प्रॉब्लम है यू हैव टू गो and tell exactly why this is what the scenario is. Your plant should be designed to encounter all these possibilities. Perfect. It has to be, there is no single feedstock formula until unless even मैं बताता हूँ, there are the people go and buy like 1,000 acres of land, 5,000 acres of land, 10,000 acres of land कि भाई I just want to go and have a control over the feedstock. कल जाके उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू जब एक लिमिट से बढ़ जाएगी ना, यू विल कम टू नो कि भाई मैं उसमें नेपियर ग्रास या कोई खुद का फीड स्टॉक उगाने से अच्छा है ना इसका अलग यूटिलाइजेशन करूं, सो माय रिटर्न्स विल बी डबल। बराबर। सो ऑब्वियसली यू विल गो, यू विल स्काउट फॉर अ फीड स्टॉक जो इसको कंपेंसेट करे एंड यू विल बी एबल टू यूज दैट रियल एस्टेट वैल्यू। सो देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज टू दिस। तो बेस्ड अपॉन योर एक्सपर्टीज यू शुड गो एंड एनालाइज दैट। और जो आपको लग रहा है कि भाई आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही है, यू शुड गो टॉक टू अ राइट पर्सन जिसको मतलब ना आपसे कोई लेना देना ना हो, वो जाके सच बोले आपसे। बरोबर। यू नीड टू गो एंड फाइंड द पीपल जो आपसे सच बोले विदाउट बायस, मतलब आपको ओपिनियन दे दे, विदाउट अनबायस ओपिनियन दे दे। एंड सी, जरूरी नहीं है कि वो जो बता रहा है वो आपने करना है, बट आप उसका एक ओपिनियन समझ लो क्योंकि आप वो एरिया में रहते हो, सो यू नो दैट एरिया बेटर देन एनीवन एल्स। इट्स लाइक दैट कि आप अगर मेरे बारे में मुझसे अगर जो भी चीजें बताते हो, सो यू जस्ट टेल हाउ यू फेल्ट। So anyways, like I'm with myself from last 40 years, so nobody in the world knows myself better than anybody else, but मैं आपका फीडबैक जिस तरीके से लेता हूँ, so that will help me to better. बराबर। And same is for you because business जो है ना वो रिटर्न्स के लिए होता है, पैसा कमाना है, राइट। मेरे को कोई अपना कैपेबिलिटी प्रूव नहीं करना है, मेरे को बस एक ही कैपेबिलिटी प्रूव करना है कि जो मैंने पैसा डाला है वो रेट से मेरा वापस आ रहा है। आना है, बराबर है। बाकी मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, आना चाहिए जेब में। परफेक्ट। सो इट्स दैट सिंपल। और आपको जितना ज्यादा क्लैरिटी है उतना आपका प्लान का सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा है। परफेक्ट है। तो सर ओवर आपने फीडस्टॉक के बारे में और सारा बताया है, तो नेपियर के बेस पे काफी लोग अभी प्लांट डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और जो नेपियर है उसमें जो जैसे आपने बताया फार्मिंग खुद कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा रहे, नंबर ऑफ एकड़ लैंड ले रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? कितना पर एकड़ उसका जो है उत्पादन हो रहा है, और नेपियर से सीबीजी बनाना कितना फिजिबल है? सर इसका है ना एक सिंगल लाइन में आपको एकदम सिंपल चीज है। अगर मतलब कोई भी हो, मुझे भी प्लांट डालना है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, आप नेपियर काटो और जितनी गायें हैं उनको खिलाओ। बराबर। जो चीज गाय नहीं खाती ना उसका बायोगैस भी नहीं बनता। क्या बात है। अच्छा, तो नेपियर नहीं खाती है गाय? नहीं, उसमें होता क्या है कि सर जैसे नेपियर ग्रास इज एन अ क्रॉप, जैसे उसकी एज होती है ना, इट कैरीज द स्ट्रेंथ। अच्छा। और ये जो नेपियर ग्रास जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए उगाई जाती है। सो नेपियर ग्रास जब इंडिया में आई थी, सो इट केम एज एन प्रोटीन सप्लीमेंट, तो इट इज हाई ऑन प्रोटीन फॉर एनिमल्स। So there are certain napier grasses जो they are having leafy
वैरायटीज ऑफ नेपियर ग्रासेस। तो आप जब जाते हो तो आपको मतलब पूरा ऐसा ग्रीन दिखता है, यू फील कि यार इससे बेटर हो नहीं सकता है। एंड देयर आर सर्टेन वैरायटीज जिसमें लीफ कम है एंड आपका स्टेम स्ट्रॉन्गर है। सो व्हेनेवर यू गो एंड हार्वेस्ट, तो एक बोलेगा मेरा 250 टन आएगा, एक बोलेगा यार दिख तो अच्छा रहा था मगर 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। इवन लाइक मैं अपना होम टाइम में जब घूमा तो मुझे पता चला कि यार मेरे घर में ही पिछले 5-6 सालों से नेपियर ग्रास उगा हुआ है। अच्छा। जब आप गांव में घूमते हो तो आपको पता है कि जैसे जिनके पास गाय वगैरह है वो पूरा गोबर वगैरह कलेक्ट करके एक ढेर बनाते हैं। तो आप जब जाते हो तो आप उसके ढेर देखो जिसके पास नेपियर ग्रास है, तो बहुत सारे ढेरों में आपको दिखेगा डंडियां पड़ी हुई है नेपियर ग्रास की। वो इसलिए कि अगर मैं जल्दी हार्वेस्ट नहीं करता हूँ तो वो जो डंडियां होती है ना उसमें लिग्निन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, काफी कड़क हो जाती है, राइट। तो गाय जब खाती है तो आपको उनको वो दिक्कत करती है। सो यू नीड समथिंग, हाँ, तो यू नीड समथिंग व्हिच इज ईटेबल, राइट। और उसके बाद नेपियर ग्रास जो प्रोमिनेंटली देखा गया था फॉर पेलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो पेलेट मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को वजन चाहिए, मेरे को कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए। सो आई कैन गो विथ लाइक से 90 days to 120 days ऑफ साइकिल, जहाँ पे मेरे को अच्छा खासा वजन मिले, बायोमास मिले। बस जरूरी नहीं है कि वो बायोमास मेरा सीबीजे में कन्वर्ट हो पाए। बराबर है, राइट। तो कोई भी नेपियर ग्रास हो वो जितना डाइजेस्टेबल होगा, जितना चाव से आपके पशु खाएंगे, दैट इज रियली गुड फॉर योर सीबीजी प्लांट। क्या बात है, ये बात आपने अलग कर दी पूरी। यस यस। तो सर एक ये भी बताइए कि पूरा जो सीबीजी प्लांट है वो कैसे चलता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, और उसके बाद मैं आऊंगा सप्लायर सिलेक्शन के ऊपर। सो ये जो सीबीजी प्लांट होता है ना सर, आप उसको 4 खाने में डिवाइड कर सकते हो। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट खाना होता है प्री ट्रीटमेंट। बराबर। प्री ट्रीटमेंट इज लाइक द वे हम सबके घर में ना सब्जी बनाने से पहले उसको साफ की जाती है, क्योंकि वैसा का वैसा पकाते नहीं है। देयर आर सर्टेन सेक्शन व्हिच आर यूजेबल, देयर आर सर्टेन सेक्शन व्हिच आर नॉट यूजेबल, राइट। देयर आर सर्टेन सेक्शन व्हिच नीड सम मैचुरेशन, हम उसको करके रखते हैं। सो ये जो सारी प्री ट्रीटमेंट है, ये प्री ट्रीटमेंट का एक सिंगल फोकस होता है, make the feedstock more digestible, make the convertible organics more accessible to microbes। अच्छा। और इसमें कोई सही और गलत चीज नहीं है। जैसे आप यूरोप में देखो, यूरोप में कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह ऐसी कोई प्री ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि उनको बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन दे हैव टू चॉप द फीडस्टॉक एंड कीप इट फॉर 6 months। तो 6 months में उनकी पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक, और वो फीड कर देते हैं, राइट। देयर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे मेरे को फ्रेश कंज्यूम करना है। सो ऑब्वियसली माय डाइजेस्टर डजंट नो कि आपने वो साइलेज में रखा है या किसी मैकेनिकल चीज से पास करा है या पीस के दिया है, पता नहीं उसको। ही जस्ट वांट ऑर्गेनिक व्हिच आर एक्सेसिबल, और जितने एक्सेसिबल है उसको वो कन्वर्ट कर देगा। बराबर, राइट। सो बेस्ड अपॉन योर वैल्यू चेन, बेस्ड अपॉन योर क्लाइमेटिक कंडीशन, जनरली अगर मैं किसी भी प्लेस का गूगल में डालता हूँ तो विकिपीडिया पे अगर वेल नोन प्लेस है तो नाम आ जाता है। उसके बाद वहाँ के रेन पैटर्न्स आ जाते हैं, वहाँ के टेम्परेचर पैटर्न आ जाते हैं। एंड बीइंग अ फार्मर, जो आप लैंड से जुड़े हो तो आपको पता चलता है कि जब बारिश होती है ना, मेरा जो एरिया है वहां पे अगर आज बारिश हो गई 10 दिन में अंदर नहीं जा सकता, या मेरा ऐसा एरिया आज बारिश हो गई कल मैं अंदर मशीन लेके ट्रैक्टर लेके जाऊंगा और घूम के आ सकता हूँ, राइट। मेरे यहाँ पे समर इतना गंदा होता है कि भाई मतलब पूरे तालाब सूख जाते हैं, मैं पानी नहीं दे पाऊंगा, राइट। तो अगर आपकी नेपियर ग्रास है तो आपको देखना है कि मैं समर में कैसे मैनेज करूंगा, मैं विंटर में कैसे मैनेज करूंगा, मैं ठंड में कैसे मैनेज करूंगा। एंड नेपियर ग्रास जो है तो उसको तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो जैसे एक डिग्री से नीचे ठंड आ जाती है तो उसकी ग्रोथ है ना लॉक हो जाती है। कोई अगर वाटर लॉगिंग होता है तो ग्रोथ लॉक हो जाती है। सो ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ लॉक होना है, या आपके अगर पानी कम हो जाता है तो नेपियर ग्रास जल्दी मैच्योर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे घर जिनके पिताजी या जो घर में करने वाला या जो भी एंकर होता है, मुखिया, वो उसकी अगर डेथ जल्दी हो जाती है ना, उनके फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो सेम इज द केस विद नेपियर ग्रास। उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस आता है ना, वो
गोस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। बराबर है। एक नेचुरल इंटेंट होता है किसी भी प्लांट का, इवन आप फ्रूट वाले प्लांट में भी देख लो, अगर कोई प्लांट ग्रो नहीं करता है ना तो इमीडिएटली वो अपनी सारी एनर्जी अपने फ्रूट में स्टोर कर देता है। तो आपने देखा होगा कि मतलब कोई फ्रूट प्लांट है तो नॉर्मली आप एग्रीकल्चर में देखो तो मतलब ये साइज का फ्रूट आता है, और मैंने वो आपका कुंडी में लगा दिया, अभी वो नींबू के साइज का आ रहा है। सो इट्स लाइक इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, इट्स अ लिविंग एनिमल, द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको आपका एरिया के बारे में वो क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरा जो नेपियर ग्रास या कोई भी एनर्जी क्रॉप है उसमें कितना पानी लगता है उसका एग्जैक्ट क्लैरिटी होना चाहिए। बराबर है। और मतलब हम लोग ने तो मतलब ऐसा ऐसा स्काउट करा है कि भाई हम खेत में जाके बैठे हैं कि अपना आपका इतना एचपी का मोटर है, आपने कितना टाइम पे चला है, उसका फ्लो रेट कितना है, ये मौसम में इतना टाइम चलता है, वो मौसम में उतना टाइम, वो मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या है। सो वी कम टू नो कि भाई देयर आर सर्टेन मिनिमम वाटर व्हाट यू नीड। और जैसे आपको रेनफॉल जब होता है तो वो उतना नहीं लगता है, तो वही जो कम पानी है वो आपको कंपेंसेट करना पड़ता है ड्यूरिंग समर। तो ये सब मिल मिला के व्हाट इज द वैल्यू और द क्वांटिटी व्हाट यू विल बी एबल टू अरेंज, यू नीड टू हैव द प्रॉपर वैल्यूएशन एनालिसिस। सेम इज फॉर अ बायोमास। जैसे आप पकड़ लो कि आपके यहाँ पे पैडी स्ट्रॉ है तो वो कैसे कटती है, वो कैसे हार्वेस्ट होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जरूरी नहीं है कि जो यूपी में हार्वेस्ट होता है वैसा आपके यहाँ पे हो, और जैसा आपके यहाँ पे होता है वैसा ही पंजाब में हो। तो वो पैटर्न अलग अलग होता है, तो आपको जाके वो समझना जरूरी है। और आप अगर समझोगे तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से आपके RFQ में क्या बोले फैक्टरिंग कर पाओगे। और अगर आपने सारी चीजें, सारे चैलेंजेस सही तरीके से फैक्टरिंग कर लिया, सारे वेरिएशन फैक्टरिंग कर लिए, सो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी जिसके पास आप जा रहे हो वो आपको एक सही सोल्यूशन दे और उसमें वेरिएशन कम ना हो। इट इज एज सिमिलर एज दैट। अगर मैं अपना दर्द जितना सिंपल भाषा में एग्जैक्टली डॉक्टर को बता पाऊंगा उतना जल्दी वो इलाज कर सकता है। कर सकता है। परफेक्ट है। तो मतलब उस हिसाब से आपको पहला खाना यानी कि प्री ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करना है और प्लान करना है। सर इसका दूसरा खाना जो इम्पोर्टेंट है, जनरली आप इसको कहते हैं हार्ट ऑफ द योर प्रोसेस, एंड दैट इज द बायोडाइजेस्टर। अच्छा। एंड बायोडाइजेस्टर इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एंड मैं हमेशा करता हूँ कि जो भी ऑपरेटर है या आप हो तो 1 ml आपका डाइजेस्ट में log 9 माइक्रोब्स होता है, log 9 to log 12 या यू कैन से log 6 to log 12, कहीं पर भी हो सकता है वो। सो यू कैन इमेजिन a ml of your digestate or the reactor has a billion microbe। और आपका 8-10 हजार मीटर क्यूब का डाइजेस्टर होता है, तो आप बोले कितना पॉपुलेशन है। और इसका एक सिंपल ब्यूटी होता है कि इट्स लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं हम लोग कि you take care of your people, your people will take care of your company। बराबर है। And same is the case with digesters, you just take care of microbes, they will take care of generating biogas। क्या बात है। और आपने अगर उसमें गलती कर दी या जो भी कम्युनिकेशन गैप है कि उनको तकलीफ हो रही है और आप समझ नहीं पाए, तो ऑब्वियसली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्शन। तो ये जो बायोगैस मेकिंग प्रोसेस है, इट्स अ माइक्रोबियल प्रोसेस। उनको you should run like an CEO of a company or the CEO of an digester। you just have to ensure कि आपके लोग खुश हैं। बराबर है। जब तक वो खुश है आप खुश हो। बराबर है। एंड वो कब खुश है, आपने एक सही प्री ट्रीटमेंट चुनी, so they got a feedstock which can be converted without much of effort। राइट। तो एक राइट फीडस्टॉक के साथ आपने एक राइट टाइम दिया उनको, जिसको हम माइक्रोबियल रेसिडेंट टाइम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई कंपनी में ना काम बहुत ज्यादा है और लोगों का एट्रिशन भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली काम का क्वालिटी नहीं आ पाएगा। सो ऑब्वियसली माइक्रोब के लिए एक टाइम चाहिए होता है। सो यू शुड गिव द एडिक्वेट टाइम। एंड ये खाने के अंदर मोस्टली क्या होता है ना, 4 रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। राइट। तो ये जो पहले 3 रिएक्शन होते हैं ना, ये काफी क्विक होते हैं। आप पकड़ लीजिए कि इनके डबलिंग टाइम अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस आर नॉट मोर देन 3 days। तो आप कुछ भी कर लो, ये माइक्रोब 3 दिन में डबल हो जाते हैं। और आपके जो मिथेनोजेन है, दे आर द बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब आराम से काम करते हैं, उनको पता है ये ऑफिस के सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय वही है। तो जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ये पूरा सेटअप का कोई
मतलब नहीं है. So their doubling time varies between let's say 8 days to 20 days based upon your feedstock, based upon how you design this. So based upon your feedstock, अगर आपका डिजाइनर ठीक तरीके से काम करता है, उनका वर्क फ्लो जिसको आप एक ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बता सकते हैं. अगर मैं एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी, मुझे पता है मेरे पास 4 लोग हैं और मैं अगर 40 प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, ऑब्वियसली एक तो प्रोजेक्ट सफर करेंगे या मेरी टीम सफर करेगी. तो इसके जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, जैसे आपके ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, आपके हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है, आपके जो डाइजेस्टर के सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है, आपके जो डाइजेस्टर के इम्प्योरिटी प्रोफाइल है, आप कैसे उसको इफेक्टिवली मैनेज करते हो एज एन ऑपरेटर और एज एन ओनर ऑफ दैट डाइजेस्टर, दैट इज द की टू सक्सेस. एंड यहाँ पर क्या होता है, यू नीड हार्डकोर माइक्रोबियल एक्सपर्टीज. हाँ, प्री ट्रीटमेंट इज जनरली योर मैकेनिकल या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट. हियर यू नीड a real heart of microbiology, and if you are not there, you need to see as a business owner how you can integrate that without much of an impact. Or if you do everything right in this microbiology and putting something right, so your gas generation is sure. लोगों को लगता है कुछ करना नहीं है, डाइजेस्टर में फीड कर देना, गैस अपने आप बनेगा. नहीं सर, ये टेक्निकली देखना है उसको चीजें. सर ये चीज ऐसी है ना, जैसे हम लोग को जब हम लोग कॉलेज में थे, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से इसमें थे, डॉक्टर को भी बोला जाता है जिस दिन 5 साल गुजर गए ना, बाद में कुछ करना नहीं है. हमको भी इंजीनियरिंग में बताया गया था, बस 4 साल मेहनत करो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद ही सारी चीजें करनी. और आने के बाद पता चलता है तभी सारी चीजें करनी है. बराबर. सो इसी बिजनेस है, पैसे डालने हैं, जितना एफर्ट डालोगे उतना मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. परफेक्ट है, बराबर है. तो कुछ किए बिना कुछ होता नहीं है. तो नहीं, वो न्यूटन बोल के गए हैं. परफेक्ट है. तो डाइजेस्टर है अल्टीमेटली हार्ट ऑफ द प्लांट है, और उसके ऊपर टेक्निकली बंदे चाहिए हमें, और वो सारी चीजें उनकी जो है वो समझनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है. और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो ये सारी चीजें समझा पाए. अल्टीमेटली ये मैसेज आप देना चाहते हो? नहीं सर, मैसेज इज वेरी क्लियर कि आपको ये चीज समझनी है कि जितना वो लोग खा रहे हैं ना, उतना ही गैस बना रहे हैं. बराबर. कोई आपको ज्यादा रिटर्न ये नहीं कर रहा है. सो एनी एफिशिएंसीज व्हिच आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड is like somebody coming in and guaranteeing 50% return. आप बस मेरी स्पॉन्जी स्कीम में पैसे डाल दो. बराबर है. Is something like that. बराबर. And यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, like being a first time business or putting your hard earned money. तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है. जो चल रहा है वो लगाना है. हमको कोई इंडस्ट्री का पायनियर नहीं बनना है. बराबर. हमको बस अपने बिजनेस का रिटर्न निकालना है. रिटर्न निकालना है. So जो चीज चल रही है, भले कोई आके मुझे बोले कि भाई ये ना पुराने जमाने की चीज है, मुझे चलती है बराबर. क्योंकि उससे मेरा पैसा आएगा, इसका मेरी जो विजिबिलिटी है. बराबर. और जो बेच रहा है उसके कॉन्फिडेंस पे तो बिल्कुल नहीं खरीदना है. बराबर. उसको तो कॉन्फिडेंट ही होगा, क्योंकि उसका काम है बेचना. बराबर है. बट यू आर बाइंग, यू आर गोइंग देयर, यू आर बाइंग समथिंग व्हिच विल गोइंग टू बी विथ यू एटलीस्ट फॉर 20 years. तो एटलीस्ट उसका 10 से 15 साल रिलेवेंस रहे, ऐसी चीज आपको लेनी है. एक ऐसी यूनिवर्सल चीज लेनी है जिसमें रेट्रोफिटिंग आसान हो. कल जाके अगर मैंने मतलब तिकोना डाइजेस्टर देख लिया, जो भी एक्सपर्ट आएगा वो सबसे पहले पता करेगा भाई ये चीज है क्या. सो डोंट बाय एनीथिंग व्हिच इज मतलब जो लीक से हट कर है. तो कल जाके अगर जिसने बेचा है वो अगर आपको कंफर्ट नहीं दे पाया, अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो विदाउट मच ऑफ अ चेंजेस एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड जेन्युइन पर्सन कैन कम एंड हेल्प यू टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल विद इन गिवन कंस्ट्रेंट. बराबर. प्लान भी आपका रेडी होना चाहिए. परफेक्ट. तो सीबीजी प्लान का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां से आपको पैसे आते हैं, लगभग आपका 80 से 90% रेवेन्यू वहां से आता है. अच्छा. सो दैट सेक्शन इज योर गैस अपग्रेडेशन, कंप्रेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज. और ये गैस अपग्रेडेशन वो सेक्शन होता क्यों है? क्योंकि जब हम बायोगैस बनाते हैं तो बायोगैस के अंदर मीथेन इज द ओनली थिंग. वो आपकी एनर्जी है, बैलेंस एवरीथिंग इज इम्प्योरिटी. बराबर. और गैस प्यूरिफिकेशन के अंदर आपकी इम्प्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लोडिंग क्या है,
that is the key. Understanding your gas composition is always the key for successful pre-treatment design. परफेक्ट, राइट. तो जैसे इसके जो 3 मेजर इम्प्योरिटीज होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होता है पानी. पानी, बराबर. राइट. तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इनका एक दूसरे को निकालने की जो प्रोसेसेस होती है, उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. वो हिसाब से इसका सीक्वेंस डिसाइड करा जाता है. बराबर. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज द इम्प्योरिटी. आप कैसे भी उसको निकालो तो वो दूसरी वाली चीज जो ना खराब हो जाती है, वो मेम्ब्रेन खराब कर देगी, आपकी मॉलिक्यूलर सीव खराब कर देगी. वाटर है तो आपकी इक्विपमेंट खराब कर देगी. सो फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ यू रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड. अच्छा. राइट. एंड देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग टेक्नोलॉजी फॉर दिस. वो हर एक प्लांट के लिए अलग अलग है. हाँ? तो वो डिपेंड करती है. जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में बहुत सारे मतलब रीजनरेटिव चीजें हैं, आपके सैक्रिफिशियल कैवेंजर्स है. जैसे अगर एक सैक्रिफिशियल कैवेंजर है जिसकी लोडिंग मान लीजिए कि 20% है और उसकी वैल्यू 300 रुपए आती है, तो इसका मतलब है कि 1 किलो हाइड्रोजन सल्फाइड निकालने के लिए, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन है या उसकी वैरायटीज है, तो मेरे को मोटा मोटी 5 किलो चाहिए और 300 रुपए में आते हैं. तो 1 किलो हाइड्रोजन सल्फाइड निकालने का मेरा जो खर्चा है मेरा 1500 रुपए है. वही मैं कैटलिस्ट यूज कर लेता जिसमें 2.5 किलो चाहिए, तो वो अगर 400 रुपए में है तो मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए 1000 रुपए लगता है, तो मेरे खर्चे कम हो गए. और अगर मैं रीजनरेटिव में जाता हूँ तो पता चला कि 15-20 रुपए लगता है. बट जैसे जैसा मेरा ऑपेक्स कम होता है, ऑब्वियसली मेरा कैपेक्स बढ़ जाता है. सो एज अ बायर, based upon your technology and your size of plant, your loading of hydrogen sulfide, आपको डिसाइड करना है कैपेक्स और ऑपेक्स का ट्रेड ऑफ कहाँ पे है. बराबर. और उसके लिए जो भी सप्लायर है उससे एक फेयर अमाउंट ऑफ डेटा यू नीड टू वर्क आउट दिस. बराबर. और जो भी बंदा आपको क्लैरिटी के साथ, प्रॉपर टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ ये सारी चीजें दे दे, यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम. बराबर है. राइट. जैसे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया, देन उसके बाद आ गया आपका CO2. तो CO2 जो रिमोल टेक्नोलॉजी है अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ 4 ही टेक्नोलॉजी है. अच्छा. एंड यू कैन अज्यूम मेम्ब्रेन अगर छोड़ते हैं आप तो सारी चीजें लाइक जो क्या है, जो स्पंज होता है ना अपना, जैसे आप उसको सोक एंड स्क्वीज मॉडल, डस्टर है, सोक एंड स्क्वीज मॉडल. जैसे आपका मान लीजिए कि पानी ये फ्लोर पे आ गया, तो यू जस्ट हैव स्पंज. वो स्पंज एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पानी एब्सॉर्ब करेगा, आप निकालोगे, उसको स्क्वीज कर दोगे, देन इट विल रेडी फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ अनदर सम क्वांटिटी ऑफ थिंग. एंड बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एज एन टेक्नोलॉजी डिजाइनर, तो सेम थिंग यू कैन यूज डिफरेंटली. तो अगर हम दोनों एक ही टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो हमारा जो वो टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मेरे इसमें 1 टन कैटलिस्ट हो, आपके इसमें 2 टन कैटलिस्ट हो. बराबर. हो सकता है कि ये दे दे, उसमें 500 kg कैटलिस्ट हो, एंड देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. बराबर. आप बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस वो चीज को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, कैसे यूज करते हो, दैट इज द की. तो ये मॉलिक्यूलर सीव के अंदर मॉलिक्यूलर सीव आपका स्पंज है, वाटर के अंदर वाटर आपका स्पंज है, अमाइन के अंदर अमाइन आपका स्पंज है. और हर एक का एक फिक्स है कि वो कितना लोड लेगा. और किसी ने उसको ओवरलोड कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी प्योरिटी नहीं आएगी. किसी ने उसको अंडरलोड कर दिया तो आपकी प्योरिटी बहुत बढ़िया आएगी, बट आपके लॉसेस ज्यादा हो गए. सो एज अ सप्लायर ये सारी चीजें वो कैसे इंटीग्रेट करता है, दैट इज द की. And there is nothing better than on ground experience. Perfect है. जिसका on ground experience हो, वो हिसाब से आप आपका पार्टनर चूज करो. Why I'm still telling you partner? क्योंकि ये सारी चीजें आपके बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है. This ensures your consistent quality with a consistent quantity. तो इसके अंदर जैसे प्यूरिटी आपकी इम्पोर्टेंट है, आपके स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके लॉसेस भी इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मैंने बड़े मुशिक्कत से एक 100 मीटर क्यूब मीथेन अगर जनरेट कर ली, नाउ द की ऑफ योर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इज हाउ यू एक्वायर दैट. एक लेमैन होता है कि मेरे को 100% चाहिए, मेरे को 1 ग्राम भी लॉस नहीं चाहिए, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी सिस्टम नहीं जो 100% एफिशिएंसी हो. बराबर. राइट. एंड ये जो लॉसेस है दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल and measurable.
जैसे अगर मैं आके आपको लेस देन 1% गारंटी करता हूँ, तो मेरे सिस्टम में वो प्रोविजन होनी चाहिए कि कल अगर आपको डाउट हो तो आप मेजर कर पाए। बराबर। और ईपीसी के अंदर एक सिंपल फंडा है सर, जैसे अपना नॉर्मल जिंदगी में होता है कि भाई गलती वही जो आप प्रूव कर पाओ, बराबर है, वरना सारी चीजें सही है। बराबर। जितना आप मेजर कर पाओ उतना मेरा लॉसेस है। बराबर। अगर आप मेजर नहीं कर पाते तो यू गो एंड टॉक टू द प्रोड्यूसर, वो बोलेंगे कि भाई मेरा 90% है, मेरा 99% है, मेरा 99.99% है, हमारा तो होता ही नहीं है। बराबर। आपको ये बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे, बट यू नीड टू सी कि देयर इज अ प्रैक्टिकल एंगल टू इट। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हमेशा गोज हैंड इन हैंड। तो हायर प्योरिटी एंड हायर रिकवरी, उसका डिजाइन अलग होता है। तो यू नीड टू सी कि आपका ऑपेक्स के मामले से, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के मामले से व्हाट इज द ऑप्टिमम काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे आज के डेट में द मोमेंट आई फिक्स द मीथेन लॉस, मेरा रेवेन्यू फिक्स है, मेरा वो एनीथिंग मोर देन 95-96% आ जाए, मेरे को उतना ही रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि माय रेवेन्यू लॉस इज माय मीथेन लॉस। बराबर। क्योंकि मेरे को MMBTU पे मिलता है। बराबर। ऑब्वियसली एज अ बायर आई ऑलवेज वांट कि आप मेरे को 100% प्योर मीथेन दे दो, बट इन ऑप्टिमम डिजाइन आपके सारे सिस्टम से जो बेस्ट हो सकता है, मे बी 98%, 99%, विथ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रिकवरी ऑफ इट, और वो ऐसी रिकवरी जो आप मेजर कर पाओ। बराबर। जनरली ये मेजरेबल परफॉर्मेंस जो होता है ना, ये चैलेंजेस आपके स्मॉलर सिस्टम्स में होते हैं, लेस देन 5 TPD के आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती, या वो लेवल की इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होती जो आपको बता पाया कि एग्जैक्टली कितने लॉसेस है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन क्रेडिट। अगर मुझे कार्बन क्रेडिट लेने हैं तो मेरे पास पूरे सिस्टम के अंदर मेरे जो इमिशंस है, जिससे मैं मीथेन ब्लीड कर रहा हूँ, जैसे मेरा डाइजेस्टर हो गया, मेरा हाई प्रेशर कंप्रेसर हो गया, मेरा गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जहां जहां से मीथेन बिल्ड होता है ना, दैट इज लॉस्ट टू मी इन टर्म्स ऑफ कार्बन क्रेडिट, बिकॉज इट्स 28 टाइम्स मोर लीथल देन CO2। तो जब भी कोई कार्बन क्रेडिट वाली एजेंसी आती है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लांट, उसके पास एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए कि वो मेजर कर पाए, रिकॉर्ड कर पाए, और बाद में उसको प्रोसेस कर पाए। तो आपने अगर आपका गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम अगर सही से इंटीग्रेट करा, सो देयर इज हाई चांसेस ऑफ यू बीइंग अ सक्सेसफुल इन एंटायर थिंग्स। इसमें दूसरा जो पार्ट होता है, कंप्रेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर। तो बहुत बार टू सेव ऑन कॉस्ट और इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, मेरे को कितने कैस्केट चाहिए, मेरे को यहाँ पे कुछ स्टोरेज रखना है क्या, मेरा ऑपरेशन में क्या गैप है, मेरा इवैक्यूएशन के सप्लाई चेन में क्या गैप है, उसका अगर आपका स्टडी नहीं है, सो यू एंड अप इन सम शॉर्ट कैपेसिटी, और यू बाय समथिंग जिसमें से आधा यूज ही नहीं हो पाता। बराबर। सो इट्स अ कैपेक्स। तो वो सिंक्रोनाइजेशन आपको सही से करना होगा। दूसरी चीज, आपको किस मोड से इवैक्यूएट करना है प्रोडक्ट, वेदर इनटू अ पाइपलाइन, व्हिच पाइपलाइन, वेदर इट अ स्टील पाइपलाइन, MDP पाइपलाइन, रिटेल आउटलेट पे देना है, DCO में देना है, उसकी क्लैरिटी आपको डे 1 पे होनी चाहिए। बराबर। सो आपका जो प्लांट है वो ऑप्टिमम कॉस्ट में हो जाएगा। और आपका एरिया का भी आपका स्टडी होना चाहिए। बराबर। क्योंकि जितना गैस मेरा बाजू वाला पंप बेचता है, जरूरी नहीं कि आपका बेचे। बराबर। प्लस यू नीड टू ऑनबोर्ड योर CGD कंपनी, कि भाई मतलब दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज, हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्टेक माय थिंग्स, और उसका जो इनपुट है, आपका जो टेक्नोलॉजी सप्लायर है, उसको देना जरूरी है। सो दैट अगर उसको पता है तो ऑनेस्टली आपको बता देगा कि सर ये जो पोर्शन है ना, यहाँ तक ही हम कर पाएंगे, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देखना है, यू नीड टू, अगर आपको आता है तो आप देखिए, अगर नहीं आता है जस्ट गो एंड फाइंड समबडी हु इज एक्सपर्ट इनटू दिस। सो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मेजर रेवेन्यू आज के डेट में यही से आता है। बराबर है। और यहाँ की जो सारे यूनिट ऑपरेशंस है ना सर, आपने देखा होगा कि प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में, व्हिच इज लाइक एग्रीकल्चर प्लस सम मैकेनिकल काइंड ऑफ अ थिंग, आपका बायोमिथेनेशन में माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे ना इज कंप्लीट लाइक एन ऑयल एंड गैस।
अच्छा, and you can assume coming from microbiology to oil and gas, it's quite a big transition. So in terms of supplier, even you go and call the supplier, जो तरीके से आपका डाइजेस्टर वाला बंदा बात करेगा, हाँ, ये बंदा एकदम अलग बात करेगा. इनके दोनों के लेवल्स अलग होंगे, उनका कल्चर दोनों का अलग है, कल्चर. बट यू नीड टू सी हाउ दे कॉम्प्लीमेंट यू, बिकॉज इट्स क्रिटिकल फॉर योर बिजनेस सक्सेस. और ऑपरेशन जो आपके ऑपरेटर्स है वो भी वैसा ही चाहिए, क्योंकि जैसा डाइजेस्टर है तो डाइजेस्टर के अंदर अगर आज मेरी कोई गलती हो जाती है तो मेरे पास 10-15 दिन होते हैं करेक्ट करने में. बराबर. यहाँ पे 10-15 मिनट भी नहीं होते. सो आपका एपीआई सेज कि एनी डिजास्टर जो आप विद इन 15 मिनट मैच नहीं कर सकते, हाँ, वो डिजास्टर है. बराबर. और ऐसा कोई भी डिजास्टर जो आपको टाइम देता है मोर देन 15 मिनट्स, which can be fixed more than 15, it's not a disaster. बराबर. So it's like a blink of second. So you need to see कि यहाँ पे वो लेवल का बंदा आपके पास होना चाहिए, वो लेवल का सप्लायर होना चाहिए. The plant has to be productive, safe, and long lasting with the overall cost of ownership. Perfect. Yeah. And the four most important and most neglected portion of the CBG plant is your biofertilizer processing and management. That is, I think, post treatment. हाँ, post treatment. So आपका जो composting facility होता है, आपके जो bagging facilities होते हैं, आज के डेट में लगभग 10 से 15% revenues वहाँ से आते हैं. Right? Moving forward, there are the experts who feel कि there is a lot of potential. Even आप बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे, वो बोलते हैं सर आप गैस छोड़ो, ये तो मेन सोना है. फर्टिलाइजर, हाँ बराबर. राइट. बट आपकी जो एक्सेस है, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, और आप कैसे सेल कर पाते हो, उसके बेसिस पे यू नीड टू बैंक ऑन दिस. इवन ये काफी अनएक्सप्लोर एरिया है. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ये 100 टन का स्लज आ रहा है, उसको कंपोस्टिंग के लिए कितना एरिया लगेगा, तो आपको लोग मिलेंगे जो मतलब 100 स्क्वायर मीटर से लेके 10 एकड़ तक बताएंगे. अच्छा. बट यू एज एन इंडिविजुअल गोइंग एंड आइडेंटिफाइंग दैट कि व्हाट इज करेक्ट इज ऑलवेज अ चैलेंज. तो बहुत सारे प्लान में आपके बायो कंपोस्टिंग की एरिया इज ओनली फॉर कंप्लायंस, हाँ, साइंटिफिकली डिजाइन नहीं है टू सूट द इंडियन क्लाइमेट. अच्छा. तो आप कंपोस्टिंग नहीं कर पाओगे. अगर कंपोस्टिंग ठीक से नहीं कर पाओगे तो आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं आएगा. सो यू नीड टू डिस्पोज that off. Yeah, so that becomes a challenge. But I believe कि if you just take care of these 3 bucket and develop with that, it will be a great asset moving forward. क्योंकि that is also going to play a critical role in India's overall agriculture ecosystem. क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं. That is impacting even how you use water, how you use fertilizer, आपकी overall productivity of your CBG facility. So वो मामले में moving forward, how the ecosystem is being created is going to add lot of value. बरोबर. सो सर मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्टिलाइजर्स है, तो हर एक बंदा वो फर्टिलाइजर को ठीक से समझे, उसके लोकल एरिया को समझे. तो जितना वो मतलब लोकल एरिया में उसको मतलब सेल कर पाएगा, वो हिसाब से आपका फर्टिलाइजर का प्लान बना ले. जैसे आपके कोई मतलब हाई लिक्विड वाले फीड स्टॉक है, आपका नेपियर ग्रास हुआ, आपका प्रेसमड हुआ, तो उसके लिक्विड एफ्लुएंट का या लिक्विड एफओएम का जो इवैक्यूएशन प्लान है उसके पास रेडी होना चाहिए. अदरवाइज यू विल बी, क्योंकि सी मेजर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम गैस एज ऑफ नाउ. सो you should not spend your energy in managing something which is just a 10% of your portfolio. तो वो प्लान आपको डे 1 पे रेडी होना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो फंसे हैं या फिर दिक्कत में है कि भाई हम कर लेंगे और वही नहीं होगा, पता नहीं है, वो पता नहीं है, बट वो हो जाएगा. सो getting a clarity on each and every aspect of मतलब all the 4 pockets inside the boundary wall is always a key. परफेक्ट है. तो सर आपने खूब अच्छी तरीके से हमें समझाया कि कैसे फीड स्टॉक
पे कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें समझनी चाहिए, आपको प्री ट्रीटमेंट प्लांट की जो भी इक्विपमेंट और जो भी चीजें कर रहे हो उसमें कैसे सप्लायरों के साथ कमिटमेंट लेना चाहिए और क्या चीजें ध्यान में रख के और क्या समझ के करना चाहिए। उसके बाद आपने डाइजेस्टर की बात की, उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपने बताया कि जो प्यूरिफिकेशन एंड कंप्रेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है। एक बढ़िया बात आपने बताई कि प्री ट्रीटमेंट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज है, अपना जो डाइजेस्टर है वो माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद का जो सेगमेंट है प्यूरिफिकेशन हो या कंप्रेशन हो पूरा ऑयल एंड गैस है। तो आप 3 इंडस्ट्री को एक साथ लेके काम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे सीबीजी प्लांट में वो आपका कंसेप्ट भी बढ़िया है और अच्छा है। और साथ साथ में आपने स्लाइटली आपने ये भी बता दिया कि सप्लायरों को कैसे चूज किया जाए। फिर भी मैं सर फर्टिलाइजर की भी आपने बात की, उसमें क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके से उसमें अटेंशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए ऑल ओवर आप कुछ मतलब 1-2 लाइन में ये समझाने चाहते हो कि सप्लायर फाइनलाइज करने के टाइम पे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या लोग अक्सर गलतियां कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो। सर सबसे पहली चीज, जब आप ये बिजनेस में एंटर करते हो तो आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या नहीं पता और क्या क्या ऐसी चीजें होनी है कि ये बिजनेस में आने के लिए आपको पता होना जरूरी है एज अ बिजनेसमैन, सो दैट यू विल गेट योर रिटर्न्स, राइट। और उसमें से जो चीजें आप जान सकते हो और आपके लिए ऑप्शन नहीं है तो यू शुड लर्न दैट। और कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे यू शुड गो एंड पार्टनर विद समबडी हु इज एक्सपर्ट इन दैट, बराबर, राइट, सो दैट ना आपको एक सही पिक्चर उसका मिले। देन कोई भी सप्लायर हो, जब तक आप उसके 2-3 प्लांट ठीक ठाक देख ना लो और एक क्वांटिफाई नहीं कर लेते हो वेरी अनबायसली, and see there is always there is no good, bad and ugly supplier in the market, बराबर। आप अपने जैसा एक ढूंढ लेते हो, बराबर है, इस गलती आपकी है, सप्लायर की नहीं है। so you need to be very careful। दूसरा उसके लिए to be fair on them, तो उनको एक सही प्लान डिजाइन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर सही से उसको कंपाइल करके दे पाते हो ताकि वो ऐसे कोई चीज अज्यूम ना कर ले आगे जाके वो आपके लिए खर्चा बन जाए। अच्छा। दूसरा, अगर आप एक ही बंदे से प्लांट लेते हो तो आपके बैटरी लिमिट, या आप मतलब अलग अलग सेक्शन अलग अलग बंदे से लेते हो तो उसके जो बैटरी लिमिट है, उसके जो इनपुट है, उसके जो आउटपुट है, एक दूसरे को सिंक करे, आइदर खुद करे बेस अपॉन योर नॉलेज लेवल, और आप किसी एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड करे जो वो चीज में एक्सपर्ट हो, आपको बताए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट हैव अ कंसल्टेंट जो टेक्नोलॉजी में पीएचडी हो, फाइनेंस में पीएचडी हो, और मतलब बिजनेस मैनेजमेंट भी एमबीए हो, परफेक्ट है। सो आपका जहां पर भी लैकुना है, यू शुड प्लग इन द एक्सपर्टीज, या इफ यू लाइक कि भाई ये बंदा ऑनेस्ट है, यू कैन कीप देम विथ यू, अदरवाइज जस्ट गो बाय देयर स्लॉट्स, या गेट क्लैरिफाइड very unbiased opinion, so that क्या है ना, मतलब you are not dragging things forward, and at the same time you will get your things done। और जब भी आपको लगे कि भाई there are things which are not summing up, you should go to them, try to get unbiased opinion and do it yourself। and most important thing is that आपको कोई भी, so buying a plant or setting up a plant is like getting married। तो आपके साथ कितने भी लोग जाए, आपको ही देखना है, आपको ही पसंद करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको उसके साथ रहना है, क्योंकि द मोमेंट यू गेट मैरिड ना, कोई नहीं आता है सर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और इसमें डाइवर्स है वो महंगा पड़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे सर बैंक छोड़ती नहीं है, वहां पे क्या है ना, आप आधी प्रॉपर्टी दे दो निकल सकते हो, यहाँ पे बैंक पूरा प्रॉपर्टी रखता है और फिर भी छोड़ता नहीं है। बराबर है। so see, seriously हर एक जो चीज है ना, you need to go into a depth, और don't try to overstretch। और see, जो भी आपको लगता है कि आप कर लोगे ना, वही चीज है जहाँ पे आप फंसोगे। बरोबर है, हो नहीं जाता बाद में। यस, कर लेना, क्योंकि न्यूटन ने कहा है दुनिया में अपने आप कोई चीज होती नहीं है, बराबर है, कोई तो करवाता है। बराबर है, कुछ फैक्टर है जो काम करता है। यस, तो आप कुछ नहीं करते हो, इट हैज ए इम्पैक्ट, कुछ करते हो, इट हैज ए इम्पैक्ट। तो सी योर एक्टिविटीज, योर एक्शंस शुड बी डाइवर्टेड टू अ सस्टेनेबल बिजनेस जिसके अच्छे रिटर्न्स हो।
परफेक्ट है सर। तो आपने आज के पॉडकास्ट में काफी चीजें हमें जो इनपुट दिया है, जो सीबीजी इंडस्ट्री के लिए और जो इन्वेस्टर आना चाहते हैं उसके लिए काफी बढ़िया सजेशंस है। तो सर मुझे एक लास्ट एक जो सीबीजी इंडस्ट्री को आप मैसेज देना चाहते हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वो आप 1-2 लाइन में बता सकते हैं सर। सर मैसेज तो यही है कि ये जो चीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हमारे आजू बाजू में जो भी चल रहा है, यू शुड फिल्टर आउट दैट नॉइज and see the kind of potential it has for our country moving forward in the path towards our self-sufficiency, energy sufficiency, make in India। हमारा जो लेंथ एंड विड्थ है इंडिया का, वही हमारी ताकत है जो आगे जाके हमको फ्यूल करेगी। सो ये सिर्फ प्लांट नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो each and every component, whether it is supplier, whether it is a developer or anybody in this value chain, उनके सर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जनरेट दिस एनर्जी, एंड दैट विल बी क्रिटिकल मूविंग फॉरवर्ड इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एज अ होल। तो काफी अहम, काफी इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है सीबीजी यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, क्योंकि मीथेन काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। कल जाके यहाँ पे लिक्विफाइड बायोगैस बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, यूरिया बनेगा, इवन देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो हम पॉडकास्ट के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, वो बन सकते हैं। सो लाइक फ्रॉम फार्म टू व्हील एंड लाइक व्हील टू डिफेंस। सो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जो मतलब सोसाइटी के हर एक तबके को टच करता है। एंड यू कैन सीएनजी इज अफोर्डेबल फ्यूल मूविंग फॉरवर्ड। तो आप गांव में जाते हो, उन्हीं का वेस्ट यूटिलाइज करते हो और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उन्हीं को एक अफोर्डेबल फ्यूल देते हैं। सो ऐसी कोई इकोसिस्टम दूसरी है नहीं जो ये सारे लोगों को टच करती है, एंश्योरिंग आवर एनर्जी सिक्योरिटी। सो ये काफी बड़ी चीज है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी सर, ये अपॉर्चुनिटी इसमें से ही मिल जाएगी। काफी सीरियस चीज है, एंड ये हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने से जितना हो सके इसमें कंट्रीब्यूट करे, ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कंट्रीब्यूशन की बात की, तो सीबीजी इंडस्ट्री में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो आप अगर सीबीजी में आना चाहते हो तो आपको हम प्रोजेक्ट फंडिंग के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्ट फंडिंग की आपकी जो भी समस्या है वो हम समझाएंगे। आपका स्ट्रक्चरिंग, बैंक सिलेक्शन और लोन सैंक्शन से लेकर डिसबर्समेंट तक का पूरा हेल्प हैंडिंग करेंगे हम। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट दे रही है, कुछ गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, कुछ गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन है। कहीं पे आपके आउटपुट के ऊपर है 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको पर टीपीडी भी कहीं ना कहीं पे दिया जा रहा है। तो आपको अलग अलग स्टेट से अलग अलग सब्सिडी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है। तो आपके स्टेट में कौन सी सब्सिडी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी के लिए आप हमारी टीम का संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर सीबीजी प्लांट के बारे में कुछ भी समझना है तो सर और सर की टीम का नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, उनको आप संपर्क करें और उसके वो जानकारी लीजिए आप। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका खूब खूब धन्यवाद। और मैं राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवर्ड कॉर्पोरेशन, इंडिया फास्टेस्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सब्सिडी कंसल्टेंसी फर्म। थैंक यू सो मच।